श्री गणपति षडाक्षर मंत्रस्य भार्गव ऋषि अनुष्टुप छंदः विघ्नेश देवता यम बीजम वम शक्ति सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुंडाय हम वक्रतुंडाय हम वक्रतुंडाय हम। शिवारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु स्तुति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुर्गा स्तुति। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। बजरंग बली स्तुति। जय जय। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। हमारे प्रसाद साहब भी आ गए हैं, 2-4 आशीर्वाद वचन बोल करके और हमारे स्पीकर को बोलने की अनुमति दें। प्रसाद साहब को नमस्कार और उनके आशीर्वाद वचन का आकांक्षी ये पूरा ग्रुप। प्रसाद साहब सुन रहे हैं? पता नहीं 2-3 बार से प्रसाद साहब बहुत कम बोलते हैं, क्या तबीयत ठीक है या नहीं पता नहीं। प्रसाद साहब अच्छा नहीं बोल रहे हैं तो मैं अब अनुभव मैं अपने ये मुख्य वक्ता सैकात बाशु से बोलूंगा जो अपना व्याख्यान शुरू करें। और विनय शुक्ला जी को बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। सैकात बाशु जी शुरू करें और प्रसाद साहब यदि बोल सके तो बोले। मणिकिशोर दास जी भी आ गए। मणिकिशोर दास वेलकम। मणिकिशोर दास जी बहुत बहुत स्वागत है आपके। मनोज कुमार विमल आ गए हैं, बोल नहीं रहे हैं बहुत देर से। प्रसाद साहब कुछ बोलिए। उनके पास साउंड नहीं जा रहा है। प्रसाद साहब के पास साउंड नहीं जा रहा है, वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, विद्यानाथ झा जी भी आ गए।
विद्यानाथ झा जी भी वेलकम फ्रॉम दरभंगा। अच्छा ओके, प्रसाद साहब आप बोलेंगे कुछ? आपके आशीर्वाद वचन से ये अभी यह मौका है, अभी राम मोहन साहब से कुछ बुलवा दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ तब तक राम मोहन साहब कुछ बोलना चाहें बोले। राम मोहन साहब ने कहा है तो बहुत अच्छा बताते हैं ना। हाँ पर वो अपना कमेंट, तो इस बीच हम अपने साइकाज बाशु साहब से कहेंगे कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। साइकाज बाशु जी शुरू कर दीजिए। मेरे मैं दूसरे के फोन से कुछ बात कोशिश करूंगा सुनने के लिए, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है। अच्छा ठीक है सर, बहुत बहुत ठीक है, आशीर्वाद मिल गया बहुत। साइकिल बाशु जी शुरू करिए। अभी कुछ कहना चाह रहे हैं सर। अच्छा बोल लीजिए। नहीं, उन्होंने इजाजत दे दिया बोलने को। साइकिल बाशु जी आप शुरू करिए। सर विद परमिशन ऑफ द हाउस, विद परमिशन ऑफ द हाउस एक छोटी सूचना है सर। मैं सोमवार से लेके 1 जून तक सर विदेश में रहूंगा, कोशिश करूंगा आपसे कांटेक्ट में रहने का सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, विदेश से सब कोई जुड़ते हैं। वहीं से जुड़िएगा सर, भूलिएगा नहीं, जुड़िएगा। बाशु नहीं, मेरी तो कोशिश हमेशा रहेगी। हाँ, साइकिल बाशु जी कनाडा से बोलते हैं, और हमारे न्यूजीलैंड से एक बोलते हैं, अफ्रीका से कृष्णा कपूर बोलते हैं, और एक और जगह से अमेरिका से वो बोलती हैं टोडमल, संगीता टोडमल। इसलिए आप जहां भी रहें, सिंगापुर अफ्रीका से हमने बोला था, और इसलिए आप जहां भी रहेंगे वहां से आप जुड़ सकते हैं। लंदन से हमने राजी किया उनको, लंदन से अभी हमारे वो गणेश प्रसाद जी वहीं पे गए हुए हैं, तो उन्होंने अब कहा 1-2 दिन में बताएंगे, तो लंदन से बोलेंगे वो। तो इसलिए आप विदेश में कहीं भी रहें, मोबाइल से आप सब जगह जुड़ सकते हैं। इसलिए नागेश झा जी, आपकी वजह से हमारी प्रार्थना में देरी होता है। आप विदेश में रहेंगे, हम प्रार्थना नहीं करा पाएंगे तो कैसे चलेगा? तब विद्यानाथ झा जी को बोलना पड़ेगा, वो करेंगे। तो मैंने केवल सूचना दी है, मेरी पूरी कोशिश है सर मैं आपसे जुड़ा रहा हूँ सर। मैंने केवल सूचना दी है। बहुत अच्छा, हैप्पी जर्नी, और विदेश से भी जुड़े रहेगा। और साइकिल बाशु जी आप अपना शुरू करें विदाउट मेकिंग लेट। हाँ थैंक यू। इट वंस अगेन इट इज अ ग्रेट प्लेजर टू बी ऑन योर प्लेटफॉर्म। मैं बहुत ही खुश हूँ और सारे जुड़ गए हैं, इसीलिए मैं सबके आभारी हूँ। तो मैं आई एक्सटेंड माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। तो आज के हमारे जो टॉपिक है, बहुत सारे हम लोग अमिताभ जी ने सीज फायर के ऊपर, वो इंडिया पाकिस्तान वाले रिलेशन के ऊपर थोड़ा बात करने के लिए कहा था, तो लेकिन आई थिंक सीज फायर तो हो चुका है। हालांकि मैं ये नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान इसी पे दे विल स्टैंड स्टिल। दे हैव दिस इज अ बैड स्टूडेंट, जो कहते हैं ना क्लास में, जब उसको जितना भी पनिशमेंट देते जाओ, उसे जो करना है वो करते जाएगा। करते करते एक दिन जब वो अपने आप जितने तक डिसइंटीग्रेट नहीं होते हैं, ये बंद नहीं होने वाला है। लेकिन आई स्ट्रांगली थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन एन एप्रोप्रिएट एक्शन। आई वाज ashamed as an Indian when after the Mumbai attack, for such a heinous attack, the then Indian government did not do anything by doing a cross-border attack. It's shameful. How the government could do this at that present point of time? It's a different issue, but whenever they will do something, we have to cross the border and bomb them. चाहे किसी को अच्छा लगे ना लगे, उसके रिटर्न में जो हमें रिटेलिएशन मिलना चाहिए। इजराइल की तरह we could never be like Israel, बट कुछ तरह इजराइल की तरह ऐसे जो हमारे बॉम्बिंग बीच में हमारे जाके उसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बॉम्ब मारना चाहिए। और उससे ये आपको पता चलेगा द पीपल आर सो अफ्रेड। देखिए जितना रिटेलिएशन वो कहा था कि करेगा, वो कर नहीं पाया। सो यू नो पीपल आर नॉट बैटल रेडी। दिस चाइना टॉक सो बिग अबाउट ये करेंगे वो करेंगे। आप देखा कि देयर वॉरफेयर सिस्टम डिड नॉट वर्क वेरी गुड, इज बिकॉज ये युद्ध में जाना एक चीज है और युद्ध में बैठ के पीसफुली
एक इंस्ट्रूमेंट बनाना, दिस इज टोटली डिफरेंट थिंग। मैं मानता हूं कि बीच बीच में पाकिस्तान इज एन एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड फॉर अस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम नीड्स टू bomb and extend their attack whenever they will dare to do such heinous acts or crime. So thank you very much. Now starting back with Look East policy, Look East policy से हमारे मतलब शुरू मत, ये बांग्लादेश नहीं है। Look East policy था, I extend it to the Northeast India. I extend it just not the northeastern states only. I also include the Darjeeling district, the Karsiang and Kalimpong districts of West Bengal, because these are adjoining Nepal and Bhutan. Very, very important area. We have a chicken corridor at the Siliguri, as well as including Nepal, Bhutan, including Myanmar, the most neglected border of India, India's soft belly, I would say, and the ASEAN countries, which means the association of countries from Thailand, Myanmar, Thailand, Vietnam, Cambodia, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई, इन सभी देशों का जो ये आसियान मेंबर्स है, इसके साथ हमारे, मैं तो ये नहीं कहूंगा, मैं ये क्लियर कर दूं कि देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट्स फ्रॉम द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट 2014 के एंड से भी, आई वुड से द गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड देयर रीच एंड एक्सटेंशन टू दीज कंट्रीज, बट आई स्टिल बिलीव के in these parts, particularly Look East also includes our states like West Bengal, Odisha, Jharkhand and Bihar, which needs to be included and incorporated within this Look East policy along with northeastern states of India, because idhar ka ek huge ecological, economic as well as strategic importance hai. And without criticizing any other government and stuff, I would like to say I still feel that the Indo-Burma border is the least protected border of India. और हर जगह, हर बार जहां पर भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते रहूंगा कि मेक दिस बॉर्डर सील्ड, take appropriate action against this border, because अगर इंडिया को in future retaliatory attacks अगर देखना है तो this is the area which is the soft belly of India. If there will be a severe attack against India, this will be across the Indo-Myanmar border, which is unprotected. I would not say 100% unprotected, but nothing to extend what we have in our coverage with respect to Indo-Bangladesh or Indo-Pakistan or Indo-Tibet border. ऐसा प्रोटेक्शन उधर पर अभी तक नहीं है। इधर बहुत जल्दी से इंडियन फॉरवर्ड बेसिस एरियाज, पुलिस एंड अदर सिग्निफिकेंट एरियाज एस्टेब्लिशमेंट करना इज very important. Number 2 is, I greatly appreciate that we will remember 2 or 3 years back in the Republic Day parade, Prime Minister Modi under his government of India invited the entire ASEAN members, whether they are presidents or prime minister, head of the states of all these countries, to come and join in our parade, initiating a very strong correlation with ASEAN. I think just like SAARC, the ASEAN is a very large, broad, integrated area with a significant population. They have cultural continuity with us. Many countries there are Buddhist. Many are strong. Many have very strong cultural contracts with India. Many countries in this area, including Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapore, have substantial Indian population. And इसी के कारण जैसे मॉरिशस के साथ हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया जा रहा है, हमारे इधर बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, बोथ ट्रेड, बोथ पीपल टू पीपल कांटेक्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए. The other important part is that these ASEAN countries have got into a kind of animosity with our biggest enemy, China. चाइना के 36 आंकड़े के साथ फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हर जगह के उसका मैरीटाइम बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है. जैसे चाइना इज यूटिलाइजिंग एवरी सिंगल अपॉर्चुनिटी to get into the space wherever India has any problem with the neighbor.
India should do the exactly same in covering up China and having strong relationship with this country, including Mongolia, जो China और क्या कहते हैं Russia के बीच में पड़ते हैं. And many of these countries, being Buddhist countries, have very strong connections with our Bodh Gaya in Bihar, and all other Buddhist tourist circuits and stuff here needs to be very, very closely integrated. हमारे एक BIMSTEC Bay of Bengal को लेकर एक strong strategic policy अभी develop कर रहा है. It is still, I would say, in its infancy, but I would strongly appreciate the government of India for taking this initiative. But why am I so much placing importance in the Look-East policy is not just for the huge trade and economic opportunities with the ASEAN countries, which could become, there is ample opportunities to increase our trade with these countries by 10 to 15%. There is ample opportunities for Indian tourists to visit those places, and also for those countries, their citizens to come to India. It is closer to India, as also it is cheaper than going to other places. So, and it also increases a strong soft power and the footprint of India, because we already have a strong cultural connection with them. It is unfortunate that for a long, long period of time, the Northeast India have been left with an strong central in government of India's appeasement politics. Whichever political parties were in power, the government of India during those times appeased those parties by giving them kickbacks, and here and there they would have supported by their 1 or 2 or 3 MLAs and MPs wherever they get from these states. No major infrastructure, no major economic development, particularly at the ground level for the people, have been ever initiated down in there. These are highly forested states, picturesquely beautiful. Tourism is underrated, and there is huge opportunity to develop extensive tourism in this area. There are opportunities for development of large number of cottage industries in these areas that needs to be explored. Recently, for a long time, I have advocated to the government of India that we have many survey agencies in India. For example, the Botanical Survey, the Zoological Survey, the Archaeological, Geological, Anthropological Survey of India. And they do surveys on various aspects depending upon their focus in different states. But for a long time, the northeastern state, particularly the border areas, the Indo-Nepal border, Indo-Bhutan borders, the far reaches of the Arunachal Pradesh, the deep drench for bamboo forest across Manipur, Nagaland, Mizoram, Tripura, and adjoining areas of either Myanmar or Bangladesh is very, very underrated, very, very less explored. I have always advocated to the government of India, writing personally to the Prime Minister's office, that please take curative actions in integrating the Indian Army to collaborate with these individual agencies so that they work together, come and work under the common platform. It will not only increase surveillances in this area, we will be able to locate new biodiversity hotspots and other resources, and maybe we will be able to locate new natural resources which may boost up the economy of this region, as also it will be a very good security pact. Without the help of intelligence, without the help of Indian Army, it is impossible for people from Zoological Botanical Survey of India to go and work in these extensive areas without the army support. But I'm very happy to inform you that a few days back, there has been an announcement from the Government of India, Ministry of Environment and Forest, the Indian Army, as well as the Zoological and Botanical Survey of India, that they have signed a pact where these survey agencies, particularly the Survey of Botany and Zoology, will work in close collaboration with the Indian Army. Indian Army will provide them with the logistics and the intelligence support and the security, and these people will provide them with the monitoring, surveillance, as also looking and tracking for natural resources. I strongly think that the Archaeological and the Geological Survey of India should be forced to also join this process, because Northeast India to me is an underexplored, huge resource that has been very underrated and has been almost not explored. It is totally underexplored. The remote areas of Arunachal Pradesh, Sikkim, Nagaland, Mizoram, Manipur, Tripura, is very little that we have known. We should have our vegetation analysis, map production, and this will increase our footprints into those areas. Our security forces need to work deep down the valleys and put a pic of what is going on there. Same applies for the Darjeeling, Karsiang, and the Kalimpong district of West Bengal, because the Darjeeling, Karsiang, Kalimpong district, Sikkim, is
culturally, biogeographically, and geologically contiguous with Northeast India, and Northeast India as a whole is contiguous culturally with Myanmar, Thailand, and other areas of the ASEAN. So they are culturally, biologically, geologically connected, and there is huge opportunity for the government to look into new opportunities by finding natural resources and other areas. Who knows, there may be mines down there. Who knows, there could be trapped oil and gas down there. No one has explored. For 75 years, the government of India has been sitting on the fence looking at this as if these are foreign countries, as if these are not parts of India. How many people have gone to the outermost reaches of Arunachal Pradesh that borders Myanmar? Very, very few. And if you had an opportunity to go there, you will see that there is almost zero presence of any military forces or police forces down in the area. These are heavily trafficked. There is human trafficking, there is wildlife trafficking, there is contraband trafficking, and there is trafficking of poachers and other agencies that are against India that use these corridors for moving back and forth against India. Now, why this Eastern policy is so important to me nowadays, that in spite of the war with Pakistan and stuff, is because we now have two belligerent countries coming up close to Indian borders. For a long time, we didn't have any issues with Bangladesh, or there have been some, terrorist activities. There has been some crossing of borders and stuff. But today's Bangladesh is a hostile Bangladesh, and under Dr. Yunus, this has turned into a Islamic Jamboree, I would say, where all bad people are accumulating in huge numbers. There is very little law and regulations. The military is not being able to operate properly. The police is not operating. They are themselves looking for security, and the conditions of minority I'm not going to highlight anymore because we all know about that. It is a ticking bomb. It is a ticking bomb for not that Bangladesh is going to attack India. You do not need to attack India, but the infiltrations that will happen through this country is going to be monumental for the security of India, as well for our long-term environmental, ecological, as well as economic interest. We all know that because of the tremendous genocide in the Rakhine province of adjoining Myanmar, which is going through a breakdown or a meltdown at this particular point of time, and because there is so many civil war going on between the country, the law and order in Myanmar is also at the skate. I definitely believe that the government of India is keeping in close contact either with the current junta, which it's difficult to consider it to be a government because it has undergone so much exploitation of the ordinary people, and various infiltration agencies which are working down there. It is a very hostile, dangerous situation. What is important for us is to note that China has already infiltrated into Myanmar very heavily during the junta, during the reign of the military regime, which is called the junta, and China is trying to make a strong entry into Bangladesh post-Hasina period, which is going to be very, very detrimental. We cannot afford to have a Pakistan on our eastern border. So I think there would be utmost priority for the government of India, because we are having two hostile countries coming up. What is a good line, or what is the good news about this, is that the various fractions of various feuding ethnic groups which are fighting in Myanmar, many of them are against the junta and many of them are against the People's Republic of China. Why is that? How come these Mongoloid tribal ethnic communities have strong atrocities towards China? It is just like what we are seeing in Balochistan. Politicians and people, some people in Nepal and Bhutan and Bangladesh, because they get easy money from China, which they pocket them for their selfish interest without looking the long-term interest of the country, thinks and talks about that China is their friend. Believe me, my friend, China is not even a friend of their own people. I have been in China. The Chinese Communist Party is its friend in itself. They have huge budget. They are trying to protrude and move into any country that is undergoing political destabilization so that they can utilize their natural resources, so that they can use the stooge government or the puppet governments that come into this country for turning them into Chinese colonies, just like what
the Europeans used to do during the colonial period. China is following the same exact policy, and every belligerent country, wherever there are political trouble, whether it is in Asia, whether it is in Africa, whether it is in Central and South America, China has deep infiltration in these areas. Because of their economic advantage, they are throwing in money and pushing it down there to take over their natural resources. These people in these countries are not realizing it. For example, you may know about Prime Minister Oli, the most inefficient, idiotic, irresponsible Prime Minister that Nepal has ever seen. This man is so anti-Indian that always to please China, he will talk about India. But how many of you are aware that the Chinese has already started integration into the Nepalese border and districts of Nepal, which are bordering Tibet? Slowly, the Chinese army has infiltrated and started forming their villages and stuff, both in Bhutan and in case of Nepal. Both these countries, their government falsifyingly state that there is no Chinese presence, but there is strong Chinese presence. If you look into Western media, if you look into Western diplomacy journals, research works and stuff, even satellite pictures and images, there is a district called Mustang district in the extreme northwestern part of Nepal, which is almost like Ladakh, which is almost like Tibet. And there has been strong integration of Chinese infiltrated army, which are, taking the dresses of the farmers and started building and integrating into this area. Oli never talks about Chinese integration into these countries. So there are traitors. These people, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, these people are not realizing that how dangerous China is. It is just like how the Ambi during the period of Taxila invited Alexander to attack Porus. They don't know to kill your political opponents, you are bringing a crocodile into your territory that will swallow you up down the line. The enemy of your brother is your own enemy. They are taking you as a part to infiltrate, but then they are damaging and destroying you. But this is the problem of Nepal, Bhutan, Bangladesh and Myanmar. We need to put in a strong emphasis in having strong monitoring surveillance in this area and act accordingly. If that means punishing Nepal and Bhutan, Bangladesh, Myanmar, we need to do that. If that means threatening them, we need to do that. If that means we need to establish strong diplomacy policy, we need to do that. There are political parties within these fractions which are pro-India. The Indian governments, their diplomats, secret agents, RAW or whatever that works in these areas need to figure out these pro-Indian groups and support them and build up the network as and accordingly, so that this anti-India sentiments or anti-India strategy of China does not stop working very deep, make this deep penetration into this country as they have been successful to do in case of Pakistan. We need to learn from this and make our deep penetration into this country in form of soft power, in form of cultural power, in form of business and trade, in form of military power. Whatever it takes, it needs to emphasize them that India is not going to allow Chinese footprints in this country that is going to slowly result in a security threat for India in the long run. So, for example, in case of Myanmar, I have just mentioned that there are, Myanmar is like Arunachal Pradesh. It is a tribal state. They have hundreds of different ethnic groups of Mongoloid origin that are distributed across this country. Now, it is interesting to note that many of these tribal groups have either genetic connection, cultural connection, ethnic connections to Chinese tribes on the Chinese side of their border, or they have strong connections with Indian, Nagaland, Manipur, Arunachal Pradesh tribes as they adjoin the border. Similarly, they have connections with tribes across their Thailand border. What I mean to understand is that simply understand just that we have Nagas in Nagaland, there are Nagas and Kukis in Arunachal Pradesh too. Just like we have, Sindhis in India and Pakistan, Punjabis in India and Pakistan, they have a similar situation too, because this was an artificial border created. So many families have been divided and they are strongly ethnic. Now, what is advantage for India is that particularly in case of Myanmar, in our Look East policy, the junta, the current existing failing government of Myanmar had carried out unspeakable abuse, torture,
and crimes against these various ethnic groups, whether they are Nagas, whether they are Chins, whether they are Arakans, across the country, all these ethnic groups have suffered. Their women have been raped, children have been killed, senior citizens have been slaughtered, their resources have been taken, they have been punished, they have been jailed for a long time, and many have no track. Many have been mercilessly killed by the junta army. So they have strong, tremendous hatred for this junta government, and they have single-handedly founded and joined hands with one another. And since they have joined hands, the junta army is showing recession in major parts of Burma, whether it is along the Arunachal, China, Tibet border with respect to Myanmar, or along the Bangladesh border, or along the Thailand border. Various tribal groups who are strong in their own areas have joined hands across a country union where they are fighting together on multiple fronts the junta. So the junta is getting weaker by the day, and all these ethnic tribes and their military regimes are holding different parts of the country. So the Chin in northern part of Myanmar, they have their own territory. The Arakans have their Rakhine. Similarly, every different tribal groups is holding up land, holding up area, and the control of Myanmar is slipping down the hand of the junta. Now, why these people have strong hatred for China is the reason that China has invested heavily on this belligerent government. They provided them with arms. It is said the Chinese army operated down there, and they took part in the atrocities that has been carried out on these people in a line very similar to what you see in Balochistan. The people in Balochistan are protesting against Pakistan or asking for liberation, and they have extreme hatred for China because they have seen what China does. They are infiltrating into Balochistan. They're taking away their resources. They are using Pakistan army to build their infrastructure, all the benefits, all the natural resources. Pakistan is getting the minimum bill and trillions that the army could make. The whole resources, everything is going back into China. Every agency, every operator, every individual that are working there for the infrastructure part and that are either Chinese companies or they are related to their Chinese company. Local people are only getting menial jobs. All the major things, it has transformed into a huge colony for China where they're exploiting this. Pakistan made this mistake, and today a belligerent Balochistan, which has suffered under this regime from the Indo-China mismanagement in this area, and it has resulted in destabilization. Similar things are happening in Myanmar. This is a huge resource-rich country, which are there from rare earth mineral to various precious jewels, are natural resources of Burma, including forest resources, and a cheap labor source. So huge brick kilns are there in Myanmar that China uses for the production of bricks and are taken into China through their northern border entries at a very cheap rate. By exploiting the poor ethnic communities, they are forced at gunpoint, both by the Myanmarese junta army as well as the Chinese army, to work for them as slaves. They are exploiting them in various infrastructure building with minimal wages, with no rights, and severe exploitation. So this has triggered in them a strong anger for China. If the government of India does not take advantage of this and slowly start taking strong relationship and building an intelligence network with all these tribal communities, not depend upon just the junta, because the junta days are numbered. What the Chinese is doing, because they are seeing that the junta is failing across Myanmar, they are trying and providing money to these various tribal community leaders and trying to set up a ceasefire zone. How does this ceasefire help them? It helps them in their business. They don't care whether Myanmarese tribal people are dying, whether they are tortured, whether they are abused. It means nothing to China. All it means to them, for this ruthless country and enemy of humanity, is that they can exploit their natural resources, exploit the loopholes of Myanmar, and utilize them just as an eastern colony of the South Asia. It's just in the same way that they have transformed Pakistan into a colony. Now it is for the Indian government to pay utmost importance that we do not allow China to make deep entry into Myanmar, because then it will start into very, very detrimental situation for India down the line, because we have a China presence in Pakistan, across Tibet, across Myanmar, and last but not the least is Bangladesh.
Now, coming to Bangladesh, it is going through a turmoil. We have relatives down in there. We get to know how things are turning from bad to worse. And this Yunus is a nuisance not only to India, but he is a nuisance to the long-term future of Bangladesh. Some Bangladeshi political parties are now understanding and realizing how dangerous and detrimental this individual is. He had a long wish of becoming head of the state. He is utilizing that. His interim government has no intention of having any elections. What they are trying to appease all the Islamic and jihadist group in that particular area, allowing them a free run in this country to do whatever they like. In exchange, they are giving him this pseudo government where he could go to the country and get treated as the head of the state. This was his dream, and for this dream, he is exploiting the people of Bangladesh, and they are stupid idiot enough that they are going through this religious fervor. And this country is starting into a very dangerous situation. Today, all of you know that they have banned. They are trying to ban Awami League Party. Tomorrow they will ban BNP, and then after tomorrow another political parties. They want to make it into an Islamic jihadist jamburia, which both India, America, and other countries around the West could not afford. And if this continues, it will be a deep threat down the line. And if China makes deep entry into this country, and they have, these people talk about Islamic Brotherhood, my fellow brothers, they are killing the minorities in the name of Islam. But when it comes to their personal gain, they only love money. They only love power. They do not care for the people of Bangladesh at all. But because these people are so stupid, uneducated, uncultured, that they do not have any idea what the country is moving towards. The GDP is falling. The army, which was never a strong one, but it is getting into tatters because they get confusing orders. They do not know whether the existing government will exist for long, or the jihadists will take over this government, and then it will be a very, very serious situation for India. So with the Lookist policy, I not only highlight and urge the government of India to establish a very strong relationship with the countries across ASEAN, because all of them have sea disputes with China, and make our deep entry into this area to teach China our counteractive lessons that if you move into our space without respecting our security, why is Russia having the Ukraine war? For ages, Putin has warned the Western countries, including United States, that we are a power no less or inferior than you. Don't test our presence. Don't test our patience. Don't come too close to our border to make us uncomfortable. But USA has never listened, and so the European Union, every time they have been trying to set up big American unit or military unit or units that have been threatening Russia. What has happened today? Ukraine is almost degraded, devastated. God knows what will be the future of Ukraine. We only know that Ukraine will be divided just after Second World War, how Germany was divided between the Allied powers and Soviet Union. It is going to be again splitted between Russia and United States. Had the Ukrainian president thought about the challenges of going into the war, the helps are drying down, and they are going into a very, very difficult situation where America does not seem to be interested at all what happens down there. They only have interest in signing up a cold age pact with Russia so that Russia does not interfere with America and America does not interfere with Russia. So Trump is playing in the same way, being a businessman, not to bother Russia, so that Russia also does not bother United States. So this same game is coming out here. Had Russia not responded so strong, I do not support war. I do not support destruction of culture, people, and death of innocent people. But this warning has been given to the Western countries, European Union, UK, and United States for a very, very long time. If you look today, there is a stalemate. In today's war, in today's warfare, there is no clear winner. With nuclear power, arsenal, ballistic missiles, no one could say that Russia has won or the American and the Western countries have won. All has landed into a stalemate where Russia has clearly demonstrated that it has not been able to take over complete Ukraine, and the Western countries have seen their failures in pushing back Russia, which suggests that there is a balance of power. United States realized that it is futile to fight with Russia.
This Putin's Russia is not what was Russia before. They have strongly become resilient and made their point. And even to this date, even against the credit to the Russian is this: they have fought not only against the United States, they have fought against the entire European Union and UK in this one single war. And they haven't been able to push Russia out of Ukraine. Many times America would say, oh, Russia has been a failure because they have not been taken over Ukraine. But the same could be said about the United States. They have not been able to push. 1/3 of Ukraine is under Russian control. And I don't think they are going to give that area back. So these are the opportunities that they have waited for long. I also advise and feel that there will be time when Pakistan will get weaker over the time. We have to keep watch. Whenever there will be the right opportunity, we should occupy and snatch back the Pak-occupied Kashmir as far as we can, because they are getting morally, economically, ecologically, and politically destabilized. And it is the opportunity that we need to look into. You know, Gandhiji always said that, we should not strike the British during the Second World War or during the time when they are at their feet, because they are under pressure. They are going through the war. Had we pushed the British at that point of time, India would have gained way more than what we have got after the Second World War. Because, once the war is done, the pressure is taken off. The British does not care for what happens to Indians. Whether the few brown peoples dying here and there means nothing to them. They may say about great things about Mahatma Gandhi or this great culture of, non-oppression satyagraha, but at the heart, they do not care. How many Indians, 100,000 Indian dies means nothing for Europeans and Americans. So it is for us to look for our own skin color to save and thrive under the situation. Similarly, I strongly suggest that Burma is going through a totally destabilized stage right now. There should be very strong Indian army presence, and if possible, we should be pushing across the international border and occupy lands. There, let us leave it at a status quo. We should think about how it goes on at a later point of time. There could be negotiations with Myanmar. When a stable democratic government comes into play, it could act as bargaining chips for us in the long run. The best time to attack a country is when it is going through the weakest possible time. The best way to contain Bangladesh is the time when Bangladesh is going through a turmoil. That does not mean I suggest that we should go and bomb Bangladesh, but at the same time, we should push enough political, diplomatic, international, economic, financial pressure on these countries and have them under pressure. If we are unable to keep them under pressure, if we are unable to keep what we call a hegemony, these countries are going to be long-term enemies for India. India cannot afford to do this. So through Luki's policy, there should not be only economic, building up of bridges. There should be strategic, military, academic, research, as well as deep penetration, both virtually, both physically, with respect to our army and strategies to have strong presence in this country. Not as an infiltrator, but as a friend, because once this pressure are done, these countries will look at back. China will be their greater friend, and they will take back and hit us back. This is the time to hit them and have strong presence to give them. Recently, you have seen there has been a newspaper report that 10 or 15 insurgents have been killed along the Indo-Myanmar border. So if there is strong presence of the army, you will see there will be almost every day, every few days skirmishes between infiltrators which are infiltrating into the India through the Indo-Myanmar border. There needs to be strong demarcation of the boundary, strong presence of Indian army, strong presence of our strategic assets in this country, as well as investments into this country, so that we do not lose them and turn them into our enemies and keep them as China's colony. We should not be looking up into another country as a colony, but at the same time, there should not be any government allowed to survive if they are anti-Indian or they are working against the interest of India. Just like the policy of the United States, there should not be any anti-United States government in and around USA. No anti-USA government could survive in North America, Central and South America. America will never allow. Either they will cause a stir or there are political unrest. Same strategies need to be taken by India down the line, that no anti-Indian government could survive. Whether it is a case of Sri Lanka, whether it is a case of Myanmar, Bangladesh, Nepal or Bhutan. Because if we give them loose ends,
these countries will come back and try and hit us, cutting our throat. So strategic power, diplomacy, financial aid, investments, cultural power, everything that we have, we need to put and have a strong emphasis for our Eastern policy, together with increasing cooperation with the ASEAN countries to increase our pressure on China. If India does not extend and expand our Eastern policy, which I reiterate should include our internal states of Bihar, Jharkhand, West Bengal, Orissa, northeastern states, Sikkim, as long as the ASEAN member countries, Bangladesh, Myanmar, Nepal and Bhutan, I think we are making a serious mistakes. Our foreign ministers and emissaries should be visiting this country, assess the situations down there and take appropriate curative actions now, before it is too late. Nepal is on the boil. Bhutan will be on the boil in a few more years. As this king goes out, Jigme Singye Wangchuk, there are people in Bhutan who are pro-Chinese and anti-India. They will cause upstart problem. There could be an integration of Bhutan into China. So we need to put in strong emphasis to make sure that our leverage, our pressure, our strategic depth in this country and economic and political pressure continues to thrive. We are thinking about Mauritius. We are thinking about having bases in Africa, which is appreciated and I greatly support, but I strongly believe our greatest enemies are in and around across our borders, and we need to pay very strong attention to our eastern border, particularly with the current belligerent, unpredictable situation both in Bangladesh and Myanmar. With this, I conclude my presentation, and I'll be very happy to take any questions you have or any discussion, comments, anything that you would like to make. Thank you very much. Wonderful. And you have drawn attention of all the people towards the dangerous situation coming in future, which we are not taking precautionary steps, no? And your suggestions are means admired. And I request, I will try to request that Saikat Basu, Ram Mohan ji, and this Dilip Sinha Saab, they should be taken as suggestion giver of Government of India. If this record is being given to the Government of India will think over this. I don't know. I don't know how technically you have defined and how technically you have illustrated all the facts, and how nicely you have narrated that you should concentrate on people, the countries who are not our enemies, and we should try to associate with them and try to make us stronger to fight against this our enemies. And this Bangladesh and Pakistan have become our brutal enemies in addition to China and others. So Vietnam, Thailand, and France, Germany, they should be our friends, and we should try to associate them. And you have drawn attention towards Burma also. To Burma, and you, in every lecture you are giving this advice. So in addition to whatever advice you have given, no, our expert, like Saikat Basu ji, our expert guardian, this Ram Mohan Saab is also there. He told that he will be making expert comment after your lecture. So I will request Ram Mohan Saab to say and suggest if he wants to add something. So Ram Mohan ji, आपका expert comment एक्सपर्ट कमेंट सुने बिना अधूरा रहेगा. जनार्दन जी, Tuttappa, and all the scholars have come today. Anil Prasad said have left perhaps, and we would like to listen. But before that, I will request Deepak Vishk has also come from Uttarakhand. So I will request our Ram Mohan Saab, Ambassador Saab, and who had nice experience about this subject, and he used to also illustrate, narrate all the things very nicely, and you will be happy to notice that Ram Mohan ji and Dilip ji both have agreed to speak on ceasefire and its effect on next Saturday. So next Saturday will also be our golden day like today. So
राममोहन साहब आप बताएं अपना कमेंट, एक्स्ट्रा कमेंट। इन्होंने तो एकदम एक्सपर्ट और धारा प्रवाह बोल दिया और इन्होंने इतना अच्छा सजेशन दिया जो अपीलिंग लगता है। आप क्या सोचते हैं एज एन एम्बेसडर? Thank you, Mr. Basu. It was a lovely rendering of the events around India, mainly from the east, but also from the north and the west. You are absolutely right that we have not had a good foreign policy. We have concentrated, Indian government has concentrated on Pakistan and China. China very lately, because we missed the chance from 1947 to 62 to have a good friendship with China, which we did not. And China gave us a bitter news in 1962. Coming to the Far East, our Far East, and can say the Myanmar, Arunachal Pradesh, China tri-junction, southwards and eastwards up to Vietnam, Thailand, and Cambodia. Of these countries, apart from Myanmar, which we do not know what is happening there, because the junta, everyone wonders how the junta is still there, and everyone wants it to fall, but it doesn't. And China is taking advantage of that mainly by bribing. They have given so much money to these junta people that they build their houses in Singapore and other places, and rather than anything for the people, they are there for power. Our own eastern states, as Mr. Basu rightly said, they have been neglected for the last 75 years. I think Mr. Nehru was the first one who considered this an unnecessary element of India, which he could not control or did not want to control. And slowly this disease fell into the policies of Government of India that they have neglected from Arunachal Pradesh down to Mizoram. And these states have been left as orphans. We have hardly any presence. Of course, there's a big argument that the Indian defense forces are 1.6 million, 16 lakhs. If we want to have a good presence, we should have at least about 21 to 22 lakhs, about 1/3 of which, about 7 lakhs, it means, to be dedicated to the eastern corridor of India. Bangladesh, it will be a perpetual nuisance for India. China is propping it up indirectly. Pakistan is well entrenched into Bangladesh. And of course, Bangladesh is with the jihadis who have been trained in Pakistan. So, sir, what I feel that what should we do, as Mr. Basu rightly suggested, we should start moving physically into Myanmar. That will, I don't know whether it's correct morally, but diplomatically it is correct that you have to move into, like China has moved into Balochistan, we should also move into Burma or Myanmar so that they become dependent on you. The junta will have to go as long as we are light-hearted, and Chinese are bribing the junta continuously. So I feel that we require more forces. Apart from the money, it is presence militarily in our eastern borders. Our eastern border must have about 6 to 7 lakhs of armed personnel. Right now, it is only about 100,000, 1 lakh. The presence of Indian army personnel, military personnel, has to be increased 5 to 6 times. Thinking of the 10-year future that lies in that area. In 10 years, if we don't do anything, whole of next to East India or eastern provinces will turn red. It will be a communist or a communist puppet regime, like it is more or less in Balochistan, or half as less in Pakistan. One important thing which I have noticed, and many diplomats of my
my experience, yes, especially what happened in the recent Indo-Pakistan war, we have come to know that the Pakistani nuclear weapons were a bogey for the Americans. The Americans built the nuclear weapon for Pakistan to counter China. They went into that for the last, at least from 1968 to 69. They put in their efforts to make the nuclear bomb, giving it all kinds of colors. If they could do it, we can also do similar with Myanmar. Bangladesh is gone. Bangladesh is too big a population, 17 to 18 crores. I don't know exact figure now. That has to be chastised. That has to be controlled. But you cannot cultivate them again towards India. Bhutan is already gone. Bhutan has more people traveling from Bhutan to China than from Bhutan to India. There is a small wedge in the geography, Doklam area, which annually, thousands of Bhutanese go to China, do their marketing. They have family relations as well as cultural relations with the Doklam Valley. So we have to, I don't know what the policy should be to retain Bhutan into the Indian stronghold, but I think the time may be too late because the present king is very, very pro-India, but he is the only, that is his only family which is pro-Indian in Bhutan. 95% of Bhutanese look towards China as their savior, master, or whatever you call, culturally rich country. India realized this regarding Sikkim long time back, and they took over the Sikkim royalty and amalgamated Sikkim into India. I don't know why we didn't do that for Bhutan. That was the time when Bhutan should have been taken into India. There are a lot of discussions. My colleagues, many people have who have been ambassadors in Bhutan. They say that even in the last 20 years or 15 years, there have been many movements in Bhutan of independence from the royalty or that type of governance. China exploited that and made them pro-China. We missed the chance. We should have worked on the Bhutanese people to become India-minded. I think government of India knows about it, but at least till the last 7-8 years, no one was bothered about Bhutan. Right now, we are bothered, but we don't have the resources apart from the king, the royal family, which constitutes only about 2% of the Bhutanese society. Myanmar is a land for India to conquer. I mean, culturally, emotionally, money-wise, industrially, and also to use little bit of force. Because Myanmar people, except for the Rohingya, Arakan people, is mostly pro-Indian. Those who have been to Rangoon, one of my colleagues was posted there 3 times as a junior officer, mid-level officer, and an ambassador. They said that what are we doing in Myanmar? The people are used to look up to India till the last 10 years, and India did nothing. It's a mistake of the government, because the government always said that Pakistan is our main concern, China is the second concern, or both, vice versa. And Americans, of course, interfering in India's northern region, directly or indirectly or by any other means. So, Mr. Basu, thank you very much for giving a new insight, a fresh insight, and I hope the government of India looks into these problems. And like the Ahoms of Thailand, which Mr. Devkant Barua, I think many people would have heard of him, who called Indira in India and India is Indira. He was a Ahom, he was a Thai. Ahoms are the Brahmins of Thailand. The population of Ahoms in Assam and that area is about 5 to 6%.
that means they are very culturally attached to India. We have not used them, exploited them, or even talked to them. So thank you. If there are any other comments, I can also listen. Mr. Basu is an expert. He has done so much work. He will be able to answer well. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much for a beautiful feedback and your well illustrations. I think what happened is, for a long time, the people, whichever government came into India, they were not concerned about China or Pakistan. They were concerned about grabbing to the power in New Delhi. The pressure on the government of India in fighting with the opponents has been so high that no other country goes through this pressure. So their focus shifted from taking international important steps that they should have taken 20, 30 years back when China was infiltrating into their country. In many cases, I would say we have lost, almost the ground is lost. Now it is for our own security as ordinary Indian citizens. We need to force the government of India that you need to establish a separate ministry for the look east policy. If the Myanmar border is not taken care of, I predict, sir, with earnest studies from the field records, that this country will be the tear for India. This country will bleed and make India suffer if Indian government does not take over Myanmar, set up connections and establishment. This is the least protected border of India, India's soft belly. The government of India has not taken enough care to secure the border, secure strong relationships with them. For many years, they have just fought for the New Delhi. But fighting for New Delhi will not help us. Just like people from Pakistan are coming and killing people here, there will be days when people from Bangladesh and Myanmar and Nepal and Bhutan will infiltrate and kill innocent Indians. If the government is sleeping, we have to pay the price. So it is for the citizens of India to create extreme pressure on the government to even have a separate ministry so that the Eastern policy is taken care of. Thank you very much. Wonderful, wonderful. This is a very dangerous situation, and you have focused on that. I don't know why government of India is not thinking. Also, internal enemies are the greater enemy, greatest enemy of India, because they are fighting for this New Delhi only. So, and you have rightly said that, and Bangladeshis has also come here. And these Rohingya Muslims also are killing we people. And we are not taking important steps for that. Only this time, I think that ceasefire was not justified. So we are in a dangerous situation. I don't know, and you people are the eye opener. And how nicely you have illustrated all the things, and this recording should be sent to all the people, so that people should awaken. No, इन सेल्फ फाइटर को रोकिए। क्यों नहीं अपना बने दिल्ली के गद्दी के लिए, और उसके लिए सबसे ज्यादा हम लोग अपने भीतर के दुश्मनी इतने बदमाश हो गए हैं। दे आर मींस more dangerous than Pakistani and Bangladeshi। और ये आपने ठाकर साहब ने आपने एकदम सही कहा कि यदि we are not taking important steps and precautionary steps, तो ये बांग्लादेशी और ये सब आकर के हम लोग को मारेंगे और मार रहे हैं। हम बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। तो हमारे सारे दोनों स्कॉलर्स और सारे स्कॉलर्स यही बात बोल रहे हैं, और दोनों ने एक ही बात कहा है। In addition to that, we would like to listen Janardhan ji, what you want to say in addition to whatever our greatest thinkers and lovers of India have said? तो क्या बोलेंगे आप जनार्दन जी बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। On the onset, I must thank Vasu for such an enlightening talk. Rather, it is an eye-opener for us. I am also of the opinion that we are developing very fast, and our relation with other countries, except for China, and we were thinking that we can be the superpower, or what you call the Vishwaguru. But everything has been shattered by the actual ground level situation of our neighbor.
And really, this is eye-opener. And I think this is high time we must think. But what Mr. Ram Mohan ji or other people are suggesting, that putting only the military way to neutralize it, or I think it is, we have not even tried the diplomatic methods and the other social, cultural, because ethnically also we are very good. Because I also had the opportunity for very few hours or maybe 1 or 2 days to visit all these countries. I think India can take initiative and making more relations in terms of what you call our investment there, our relationship, our social, cultural, educational and other exchange program more effective, so that the influence of our enemies nations are not there. I should be open that if the China, because उनका तो declared policy है कि हम अपने सीमा को बढ़ाएंगे, लेकिन हमारा तो नहीं है, तो हम सीधे म्यांमार को ले लें या वैसा, अभी हम अपने को वैसा तैयार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मेरा म्यांमार एक छोटा भाई तो हो सकता है, नेपाल, भूटान और जितने का इन्होंने दिया। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, इट इज रियली वेरी ग्रेव एंड वी आर एट द स्टेज ऑफ डेंजर। एंड आज अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो आई थिंक देयर शुड बी the political power should be given pressure. How fast the diplomatic other ways can be so that it is improved. I don't know what was the situation in first, second, and third 5-year plan when we were having relation, or maybe उस समय उतना मीडिया नहीं था, तो हमको जितना आज वसु साहब ने एजुकेट किया, शायद हम एजुकेटेड भी उतना नहीं थे इन सब सिचुएशन का ऊपर चले थे। लेकिन अब तो करना पड़ेगा। लेट अस इस पर मैं ध्यान जी को कहूंगा कि ये जो ये ईस्ट का जो ड्रामा है, इस पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग बात करें और धीरे धीरे ये बात फैलनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। I would like to add one point. हाँ सर, हाँ सर। Mr. Basu said that we have, and others have also said that we should use diplomacy. But I'll tell you, diplomacy does not work without military strength. So Yes. unless India Totally agree. Sir, So- love and fear both should work hand in hand. Then then it love works. comes later. Diplomacy, you can carry diplomacy, make friends only when you are powerful. Right now, we are not showing that we are powerful. So the eastern countries, the countries east to us, especially Myanmar, which I feel very fertile to being with India, has to be pressed, have to be Ekdam, shown sir. military strength. I will just say this one sentence, sir, because you said such an important part. अगर कल इंडियन आर्मी मार्च करके म्यांमार के अंदर चला जाए ना, so for hundreds of kilometers there is no one to even stop you. There is no one other than infiltrators or terrorist group. There is no army down there. You can take over land as you want and they will be afraid of you. जैसे पाकिस्तान आपसे डरते हैं, चाइना आपसे show your might, people will be afraid. But be very nice, people will throw stones at you. वो गांधी वाला जमाना चला गया. Now it is the time of assertion. Assertion दिखाइए, diplomacy दे, एक हाथ में थप्पड़, दूसरे हाथ में चीनी. They will come under our control. Yes, I agree completely. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह आपने कहा, और बहुत अच्छा, तुम भाई खून दो मैं आजादी दूंगा। प्रश्न ये है कि हमारे देश के ही गद्दार नेताजी को भी मार देते हैं। अरे हम क्या कहें, हमारे जो भी आदमी आगे बढ़ते हैं उसको मार दिया जाता है, और मारने वाले ये हिंदुस्तानी के बच्चे होते हैं। अब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है, मतलब क्या, मतलब क्या सिचुएशन है और किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और एक बात और, राम मोहन साहब ने बहुत अच्छा बताया कि चाइना, अमेरिका ने पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम का सपोर्ट किया to face this China,
तो उसी तरह से अपने छोटे छोटे जो दोस्त बनते हैं, छोटे भाई बनाने की बात जो अभी कही आपने, जनार्दन जी ने कहा, ये सबको कैप्चर करके उन लोगों को भी न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग बना के अपने फेवर में लेके और भय दिखा करके और वो सब करके अपने फेवर में लेकर के इन लोगों के अगेंस्ट में एक टीम तो खड़ा करे, उसके मन में डर तो पैदा हो। देखिए मच्छर आकर के हर बार हमारे संसद में मार के भाग जाएगा, 26/11 वाला अटैक बंबई में कर देगा, ये कर देगा, ये बांग्लादेशी एंड दे आर मेकिंग नाउ जिहादी मैरिज आल्सो इन इंडिया। आकर के हमारे लड़के लड़कियों को पटा लेते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं और यहाँ के सिटीजन बन जाते हैं। कितना शर्मनाक सिचुएशन है। हमारे चीफ सेक्रेटरी एके सिन्हा साहब जिन्होंने उन्होंने कितना मतलब वो किया, लेकिन उनकी बेटी ने पाकिस्तानी से शादी कर लिया। अब बताइए, मतलब और उनको हार्ट अटैक हो गया। तो अब प्रश्न ये है कि हमारे बच्चे भी नहीं मानते हैं एंड दे आर प्लेइंग। और अब तो ये लोग क्या करते हैं कि करके और उन लोग को किल भी कर देते हैं। तो अब बच्चों को समझ में ही नहीं आता है और ये गेम कब तक चलता रहेगा पता नहीं। हम सुटप्पा मैम व्हाट यू वांट टू ऐड? सुटप्पा मैम, you want to add something? अच्छा सुटप्पा चली गई हैं। शारदा नंद चौधरी, another great scholar, Dr. Vidyanath Jha ji is also there. You want to say something? शारदा नंद चौधरी जी, you want to say something? हेलो। हाँ जी बोलिए, क्या आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? मेरा कमेंट तो यहाँ पर बहुत लर्नेड लोग सब बहुत अच्छे ढंग से बोल रहे हैं। बसु जी बहुत अच्छे ढंग से बोले हैं, बहुत अच्छा ढंग से, जनार्दन जी भी बहुत अच्छे ढंग से कहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, जो हमारा फॉरेन पॉलिसी के विषय में बात किया गया है, तो अभी का फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा है, नो डाउट। लेकिन लुक इनटू इस जो बात चल रही है, जहां तक बात करती है बर्मा को लेने की बात है, एग्रेशन करने की बात है, तो मेरा मेंटेलिटी कभी नहीं कहता है किसी दूसरे देश को अपने अंदर मिला। दूसरी बात, आप भूटान की बात करते हैं, जब तक भूटान हमसे नहीं मिलेगा, एक्सेशन नहीं अपने आप होता, तो हम कैसे ले लेंगे? हम तो चाइना नहीं है। चाइना का काम है दूसरे कंट्री को अपने अपने में लाना। चाइना का काम है कभी इंडिया को भी इंटरप्रेट करना। चाइना का काम है अभी पाकिस्तान को अपने अंडर में लेना। हमारा पॉलिसी वो नहीं है। हमारा पॉलिसी है सभी अच्छे रहे, तो क्या सभी इंडिया का काम अच्छे रहेंगे, हम भी अच्छे रहेंगे, यही हमारा पॉलिसी है। तो इस पर हम विश्वास करते हैं। दूसरी बात यह है, जो पाकिस्तान हमेशा चाहता है, या बांग्लादेश अभी रिसेंटली वो चाहता है दूसरे को धर्म को अपने धर्म में लाना। ये हमारा कंट्री यही नहीं चाहता है। हमारा चाहता है जो कि तू अपने धर्म में रहो, हम अपने धर्म में रहेंगे, लेकिन अगर हम में प्रवेश करोगे तो हम तुमको मारेंगे। लेकिन उसको संभालना होगा, भारत सरकार को यहाँ पर संभालना होगा। जो अगर यहाँ पर किया है, अटैक किया है, तो हम कितने घाटा में चल रहे हैं उसको भी देखना होगा। इकोनॉमिकली हम कितने प्रॉब्लम में फंस जाएंगे उसको भी देखना होगा। इसी सब के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा कहा आपने, लेकिन इंडिया यदि मतलब दूसरे का लेता नहीं है तो क्या अपना 95,000 एकड़ जमीन भी दे दिया जाए? एक बांग्लादेशी बोल रहा था कि सिक्किम लेना चाहता, सिक्किम भी दे दो उसको और ये कर। हम बोले अरे ऐसे करते करते तो पूरा इंडिया को कैप्चर कर लेगा और लोग हमको मार के चले जाए, हम चुपचाप घर में बैठ के सोते रहे हर कंडीशन में। ऐसा भी तो ठीक नहीं है। तो बहुत ज्यादा सहनशीलता हम लोगों को मार के खा जाएगा। ये तो बहुत वहां पर स्ट्रांग होना होगा, वहां पर स्ट्रांग होना होगा। हाँ, लेना होगा। आपको अगल बगल का छोटे मोटे कंट्रीज को कैप्चर करके अपना पावर भी बढ़ा और इतना इन्फ्लुएंस बढ़ाना होगा कि ये लोग सब कोई हमारे साथ मिल करके दुश्मनों के साथ लड़े। और चाइना जो लोगों को भीख दे दे करके सबकी जमीन हड़प रहा है और हम उसका मेन मकसद है कि इंडिया को भी हड़प लें। तो उसका मतलब फ्यूचर प्लान एकदम सिस्टमेटिक चल रहा है और हम लोग आपस में दिल्ली की लड़ाई में गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। विद्यानाथ झा जी, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर विद्यानाथ झा जी। हाँ ये हाँ हाँ हाँ
हाँ बोलिए बोलिए। हाँ नहीं, बहुत इस तरह के डिस्कोर्स के लिए बहुत बहुत बधाई। शौकत बसु जी तो आते हैं तो समा ही बदल देते हैं आपके सारे प्रोग्राम का। बहुत ही अच्छा डिस्कोर्स हुआ और इन्फॉर्म्ड और इनलाइटेंड जो सिटीजन्स हमारे हैं जहाँ कहीं भी हैं, चाहे अपनी नजर से सारी बातों को देख रहे हैं, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को इससे मदद ही पहुंचेगी। बहुत ही हमारे मैच्योर प्रोफेशनल एम्बेसडर साहब हैं, वो भी यहाँ हैं, उनके भी विचार हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डिस्कोर्स हुआ और इसी लेवल का, इसी स्टेटस का डिस्कोर्स हमेशा यहाँ होना चाहिए। सब लोग एक दूसरे से बेनिफिटेड होते हैं और हमारा जो काम है, पर्पस जो है, वो इससे सर्व होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत। अब भाई कृष्णन जी भावनगर, व्हाट यू वांट टू ऐड समथिंग, यू बट यू वांट टू। अब भाई कृष्ण, बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, बहुत। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम सर। रियली दिस वाज अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन एंड कई सारी चीजें मुझे पता नहीं थी सर, जो इस इंफॉर्मेशन में मुझको जानकारी हुई। कुछ चीजों को मैं देखता हूँ सर, जहाँ तक मेरी जानकारी तो आप लोगों के बीच में काफी छोटी है सर। हमने एक चीज को ऑब्जर्व किया है कि हमारे देश में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गद्दी का। जब से देश आजाद हुआ, कोई भी पार्टी अपने सीमा को सुरक्षित करने के लिए ज्यादा चिंतित नहीं रही। सभी अपने पर गद्दी बचा गए, चाहे वो नेशनल लेवल पे पार्टियां हो, चाहे वो क्षेत्रीय लेवल पे हो। उन्होंने अपने पर गद्दी बचाने की पूरी कोशिश की है कि इसके पार्टी बन जाए, इसकी पार्टी। ये एक सबसे बड़ी चीज थी सब। और अगर हमों ने कभी भी जो भी 1962 का जो वार हुआ पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, जो भी दोनों वार, उससे ज्यादा सबक नहीं लिया हम लोग क्या कहते हैं ना, पहले तुम आओ तो हम करेंगे, हम देखेंगे। अब ये फॉर्मूला को इस गवर्नमेंट ने चेंज किया है कि अगर तुम हमें बजाओगे तो हमें तुम्हें अच्छी से बजाएंगे। तो ये सब चीजें सुधार आई हैं सर। एक बार सर, जहां तक मुझे याद है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध होने की स्थिति थी, तो उस वक्त ये जानकारी थी कि इंडिया के पास पाकिस्तान से लड़ने के लिए ज्यादा हथियार माने कि साधन नहीं थे, ज्यादा दिन के साधन नहीं थे। बट ये भी चीजें इस नई गवर्नमेंट में काफी सुरक्षित हुआ। मैं बस इतना कहूंगा से कि पहले से बेहतर कंडीशन है कि हम लोग एक सोच सकते हैं कि हम लोग आजाद हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। नागेश झा जी आप क्या बोलेंगे? थोड़ा सा बोल दीजिए। तो बस एक्चुअली सर, ये बहुत अच्छी बातें हुई। तो मैं जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रख दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि शौकत जी ने और जो हमारे राममोहन साहब ने और जनार्दन जी ने और जो भी लोगों ने कहा, सबसे बहुत अच्छी बातें हैं। तो मैं केवल कुछ फैक्ट्स शेयर कर देता हूँ, तो दैट कि हम लोग भीतर से अच्छे पोजीशन में हैं। नंबर 1, 2014 में जब मोदी साहब की सरकार आई तो वाशिंगटन पोस्ट में ही कहा गया, इंडिया गॉट इट्स रियल इंडिपेंडेंस। हमारा देश 2014 में आजाद हुआ। इसमें बहुत सारे हिडन फैक्टर्स हैं। तो 2014 तक पूरी सरकार ने पूरे इंडियन को बेवकूफ बनाया। ये बस मैं बहुत कम बोलूंगा, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। और 2014 से हम लोगों में जागरूकता आई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कारण इंटेंशनली वेस्ट बंगाल और ईस्टर्न ईस्टर्न साइड में जो बहुत पॉपुलर थे, इसके लिए उनको फंड ही नहीं देते थे सर। तो सर ये सब हिडन एजेंडा था कांग्रेस गवर्नमेंट का। नंबर 2, मोदी जी आए हैं, मैं प्रो मोदी नहीं हूं, लेकिन उनके काम को मैं तारीफ कर रहा हूं। जब से मोदी जी आए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में हर एमपी का ड्यूटी बंधा हुआ है। हर हफ्ते जाना है, वहां पर शादी लगानी है, वहां का मतलब डील कराना है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पर पूरी फोकस दी जा रही है। अगली बात, भूटान में राममोहन साहब ने सही कहा, भूटान के सब लोग इतने सीधे साधे हैं। तो अभी ये सब जो मोदी जी ने टॉप को ही पकड़ा है, 2% जो वहां राजघराना है, यदि राजघराने को मोदी जी ने अपने मुट्ठी में कर लिया, शायद कर चुके हैं,
तो भूटान भारत में आ जाएगा। जहां वो राजघराना जो कहेगा वो जनता वही करेगी सर। मैं भूटान में गया हूँ, वहां के लोग बहुत ओबीडियंट सीधे साधे हैं। जहां तक कि म्यांमार की बात है, अराकान आर्मी में डोभाल साहब घुसे हुए हैं। ये सब चीजें मैं खुल के कह रहा हूँ। तो अराकान आर्मी के थ्रू ही बांग्लादेश का कुछ ब्ला होने वाला था, अभी सब रुका हुआ है, अंडर हिडन एजेंडा है। बांग्लादेश के चारों तरफ इंडियन आर्मी पूरी लगी हुई है, चिकन नेक के दोनों तरफ हमारी पूरी है 400 एवरीथिंग। वॉर प्रैक्टिस चल रहा है सर, और हमें नहीं कहना चाहिए, मैं इस फोरम में कह दे रहा हूँ, चटगांव पोर्ट को हम लोग लेने जा रहे हैं और उधर अपना हम लोग चिकन नेक को चौड़ा करने जा रहे हैं। ये सब होगा, एकाएक होगा, लेकिन इसमें अड़ंगा लगाने वाला अभी अमेरिका आ गया। पहले अड़ंगा चाइना लगा रहा था, वो चाइना बैकआउट कर गया है, लेकिन अमेरिका के कारण थोड़ी देर हो रही है। तो इसीलिए डोभाल साहब अराकान आर्मी में घुसे हुए हैं। ये मैं गोपनीय बात प्लेटफॉर्म पर शेयर कर रहा हूँ, और यदि भगवान की मर्जी हुई तो म्यांमार भारत का हिस्सा बन जाएगा। नंबर 1, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया इज एज ऑफ नाउ कंट्रोल्ड बाय द ऋषि मुनि सिटिंग इन हिमालय, and we are really getting the spiritual support in a full strength by the divine power. जहां तक कि पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान को जो मजा चखाना था हम लोगों ने चखा दिया है। 2 दिन और सर हम लोग को टाइम मिलता तो पाकिस्तान लाहू मैं नहीं, क्या बोलना नहीं अच्छा लगता है, मतलब पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं भाषा बदल दे रहा हूँ। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं राममोहन सर के चरण स्पर्श करते हुए बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत मजबूत हालत में हैं सर, और आने वाला समय भारत का समय है सर। अमेरिका को भी हम लोग दबा रहे हैं, चाइना को भी दबा रहे हैं सर, और हम लोग कहीं भी कुछ गंवाने नहीं जा रहे हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा। जोशी जी लास्ट थोड़ा सा कमेंट कर दें, उसके बाद चंद्रेश्वर खान साहब की अमृतवाणी सुनेंगे। यस, बहुत अच्छा अमिताभ प्रसाद जी, आज जो है बहुत ही अच्छा स्पीच साकेत बासु जी की रही, और हमारे एम्बेसडर साहब ने उसमें बहुत सटीक जो बातें कही, उन सबको हमको देखना है। पर एक कमी रह गई हमारे अखिलेश्वरी महेश्वर प्रसाद साहब की, और तो बोलेंगे भी। जनार्दन जी ने भी काफी अच्छा बताया। मैं समझता हूँ कि हमें अपने ग्रुप को भी और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जो इतने अच्छे विचार मिलते हैं, हमें इतने अच्छे स्पीकर हमारे साथ हैं, तो इसको जो है आगे फैलाने में हमें थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा। और इसका रिकॉर्डिंग आ रही है वो अच्छी है, लेकिन इसको और जनता तक जाए, और इस काम के लिए हमारे दोनों एम्बेसडर साहब राममोहन साहब और दिलीप सिन्हा साहब का भी हमें और सहयोग लेना पड़ेगा। इन दोनों की वार्ताएं आप कराएं। और आज बहुत अच्छा साकेत बासु जी ने कहा। अब मैं क्या ऐड करूं इसमें, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लू की नीति जो है, इसमें हमें आर्थिक सहयोग का विस्तार करना पड़ेगा। मतलब जैसे कि वियतनाम है, म्यांमार है, थाईलैंड है, तो यहाँ पर भी जो है हमें व्यापार जो है काफी फैलाना पड़ेगा। तभी मैं, आपको पता, आप भी थाईलैंड गए, मैं भी गया हूँ वहाँ पे, तो हमने एक बार वहाँ के साइंटिस्ट वगैरह की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें पूछा कि आप जो है हिंदुस्तान के बारे में क्या कहते हैं, तो वो बड़े उदासीन भाव से जवाब दे रहे थे। तो हमारा जो ज्ञान है विज्ञान का, और हमारा जो टेक्नोलॉजी में मतलब हमारी सार्थकता है, उसको हमें फैलाना होगा। दूसरा ये है कि रणनीतिक और सुरक्षा साझेदारी, मतलब हमारी जो नौसैनिक हैं, समुद्री सुरक्षा सहयोग है, इंडियन ओशन में हमें अपने को और मजबूत करना होगा। फिर ये लुक इस नीति के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों को दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ना होगा। अभी ये बात सच है, जैसा कि साकेत जी ने भी बताया कि
हमने ध्यान नहीं दिया आजादी के इतने दिन बाद। आज बहुत ध्यान देने की जरूरत है, तो इसको स्ट्रेंथन करना होगा और ये सरकार के लेवल से ही हो सकता है। और हमारे यहाँ 2 एम्बेसडर्स हैं, हम इनकी जब बातें उन सरकार तक पहुंचाएंगे तो ये सरकार के कान में भी आवाज आएगी। आज साकेत जी का जो भाषण हुआ है बहुत आई ओपनर है, इसको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक भी आप पहुंचाएं। और लास्ट में मैं ये कहूंगा कि सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ ऐतिहासिक हमारे संबंध मजबूत रहे। क्यों रहे? क्योंकि उस समय हमारी एजुकेशन, हमारी टेक्नोलॉजी बड़ी स्ट्रांग थी। तो आज भी हमको इसको सांस्कृतिक शैक्षिक आदान प्रदान हमें मजबूत ढंग से करना है, तभी हम इस दिशा में मजबूत हो पाएंगे। और हम अपनी अपनी पावर हमारे पास है, तो इसको दिखाने की आवश्यकता है। ये जब भी दिखा पाएंगे जब हम पावर के साथ अपना प्रेजेंटेशन करें। सो थैंक यू वेरी मच साकेत बासु जी, आपने तो कमाल कर दिया। मैं अमिताभ जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारे 2 एम्बेसडर्स हैं उनको और थोड़ा सा जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके भाषण कराइए। हमारा ग्रुप भी भारत विकास के कार्यक्रम में बड़ा योगदान देगा और 2047 तक जो हमें भारत को विकसित भारत बनाना है, इस दिशा में भी हम सब लोग अपना तन मन और धन तीनों देके देश को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खौरी माहेश्वर प्रसाद साहब से भी प्रसाद साहब ने हैंड रेज किया है। थैंक यू प्रसाद साहब ने हैंड रेज किया है। प्रसाद साहब अब बोलेंगे। प्रसाद साहब ने हैंड रेज किया है और बहुत दिन से सुना भी नहीं है उनको। तो प्रसाद साहब बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा डिस्कशन। सबसे पहले तो बधाई के शब्द नहीं हैं, जिस श्रद्धा से और जिस ऐसा लगता है कि राम मोहन जी और साकेत जी दोनों ने, सभी लोगों ने कहा कि हम लोगों की आंखें खोल दी है। कुछ दोनों की तरफ से जो बातें मिली है ये पहले सुनने को कभी मिली नहीं थी और अब लग रहा था कि ये तो कल के न्यूज़पेपर का हेडलाइन होना चाहिए। हमारी पॉलिसी में चेंज होना भी चाहिए ऐसे ही समय में, जबकि हम दुखी हैं। कुछ देश जो हमारे दृष्टिकोण को पसंद नहीं करते हैं और जो हमारी जो आशाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उनको जवाब देने के लिए इस तरह की पॉलिसी हम लोगों को लेनी चाहिए और उसका अनाउंसमेंट भी ऐसे ही वक्त पर रहना चाहिए। वैसे मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत हमको भी नॉर्थ ईस्ट का अनुभव है। जब मैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में था, कई बार जाने का मौका मिला, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल। तो एक तो ये समझ में आया कि दोनों तरफ जो नागाज, कुकीज और हमारे यहाँ हिंदूज हैं, उनके यहाँ हिंदूज तो बहुत कम हैं, लेकिन नागाज एंड कुकीज दोनों तरफ है, बॉर्डर के दोनों तरफ हैं और हम हमेशा उनको दुश्मन की तरह ही देखते हैं, इसलिए कि इंसर्जेंसी से उनका संपर्क है, स्मगलिंग से उनका संपर्क है। आप जानते हैं कि वो बहुत ही ड्रग्स एंगल से वो बहुत ही क्रिटिकल एरिया है। तो मैं ये भी जानता, अच्छा जोशी जी ने एक बात कही, बड़ी ध्यान से मैं सुन रहा था। जोशी जी ने कहा कि एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी इस प्रॉब्लम को देखना चाहिए। तो मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एक नॉर्थ ईस्ट के लिए इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड जोन का एक कॉन्सेप्ट स्पेशली लुक इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया था। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से हमारा कैसे संबंध बढ़ेगा, वियतनाम, कम्बोडिया, ये सब जो कंट्रीज हैं, तो इन सबों के साथ वही उस नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को टाई अप करके
और जो मिलिट्री एंगल है उसको भी देखते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जरूर बननी चाहिए। अभी भी उसके लिए देर नहीं है। और मैं तो थोड़ा बहुत कस्टम्स के वजह से मैं फ्री ट्रेड जोन के कॉन्सेप्ट को जानता हूँ और मैं बहुत उसको अच्छी नज़र से देखता हूँ कि ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जहाँ भी पॉसिबल है हम लोगों को रेवेन्यू एंगल को छोड़ करके इकोनॉमिक एंगल, जिसमें कि हमारा जीडीपी बढ़े, हमारा कॉमर्स एंड ट्रेड बढ़े, उस रास्ते से हमको चलने पर मिलिट्री एडवांटेज भी मिलता है और दोनों का सामंजस्य भी होता है। तो मनमोहन सिंह तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। जब उनके दृष्टिकोण से नॉर्थ ईस्ट के लिए उन्होंने ये कॉन्सेप्ट, मैं समझता हूँ कि साकेत जी और राम मोहन जी जरूर इसको याद रखेंगे या इसके ऊपर अपना कमेंट दे सकते हैं कि उन्होंने खास इनिशिएटिव ली थी। पता नहीं क्या हुआ उस इनिशिएटिव का, लेकिन ये बड़े दौर की चर्चा आई थी कि we will have a look east policy, and for that reason they had tied up the development of the economic development of Northeast along with the economic intercourse and expanding the trade and commerce opportunities with the countries of Southeast Asia and Northeast। तो दोनों का ही फायदा हो जाएगा और इससे मिलिट्री एंगल भी शायद हम लोगों को सुविधा मिलेगी उसको इस्टेब्लिश करने में, अच्छी तरह से इस्टेब्लिश करने में। बस इतने ही एक कुछ बोलने के लिए आपने मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत कभी कभी याद आप कर लेते हैं हमको बोलने के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है। हमें भी अच्छा लगा आज के वक्तव्य में राम मोहन जी को खास करके मैं याद इसलिए कर रहा हूँ कि पिछले 2 दिन से उनका जो पहला रिएक्शन था सीज फायर के ऊपर वो कितना ट्रू निकला, तो उसके लिए भी मैं सोच रहा था कि मौका मिलेगा तो उनको हम लोग सब मिलकर धन्यवाद देंगे। तो उनका जो रिएक्शन था बड़ा इंस्टेंटेनियस था, बट हाउ करेक्ट इट वाज, for that his wisdom must be congratulated। और अमिताभ जी ने अगले शनिवार को दिलीप जी को भी बुला को रखा है सीज पार पर, तो सुनने को और भी मौका लगेगा। तो आप लोग सब साकेत जी को, राम मोहन जी को और बाकी सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और बड़ा अच्छा लगा हमको आप लोगों की बातें सुनने का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा जानकारी मिला, बहुत अच्छा एक दूरदृष्टि मिली और इतने बड़े बड़े विद्वान ज्ञाता लोग हमारे बीच में थे और उस पर सोचने को इन लोगों ने मजबूर कर दिया। और जब हमारा प्लान, जब हमारा सोच इतना स्ट्रांग होगा तो हमारे हाथ पैर जरूर कांपेंगे और हम एक्शन में जरूर कूद जाएंगे और ये हमारा वेबिनार बेकार नहीं जाएगा और हम लोग कुछ न कुछ करके छोड़ेंगे। और आज वो रंजीत सिंह जी बहुत देर बाद आए हैं। दीपक बिष्ट भी उत्तराखंड से आए थे, चले गए। तो रंजीत सिंह जी आप क्या बोलना चाहेंगे? जल्दी से बोल दीजिए। आपने पूरा लेक्चर तो सुना नहीं, इतना डायनामिक। हम एक बात जरूर बोलेंगे कि इस वेबिनार को ईश्वर का ही सत्संग कहिए। कितने बड़े बड़े विद्वान मिल जाते हैं, हमारे यंग साइकाट बाशु, हमारे अनुभवी मतलब राम मोहन जी, दिलीप सिन्हा, और ये दोनों, हमने क्या था कि दोनों को एक साथ रखेंगे। अब हमको जरूरत लगता है कि ये तीनों को रखना जरूरी है। दिलीप सिन्हा जी, राम मोहन जी, साइकाट बाशु, इन लोगों के पास जितना आइडिया है शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों के पास आइडिया होगा। व्हाट यू वांट टू से रंजीत सिन्हा साहब, what is your reaction about this particular subject? लास्ट के कमेंट्स में आपको थोड़ा थोड़ा सब हिंट मिल गया होगा।
as a scholar, what you want to add in this? Ranjit Sinha. Ranjit Sinha, you want to add something? You want to make any comment? Ranjit Sinha जी, आप नहीं बोल रहे हैं? हाँ, बोलिए। इनका माइक ऑन है। मैं बहुत लेट से ज्वाइन किया, कुछ काम थे घर पे, मैं समय नहीं निकाल पाया, इसके लिए मैं बहुत सारा पोर्शन मिस कर गया। लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि अगले जो भी एपिसोड्स होते हैं, जो भी सेमिनार में आते हैं, वेबिनार में, तो मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं उसमें। वैसे तो ये टॉपिक जो था काफी बर्निंग टॉपिक है और काफी इंफॉर्मेशन के लायक इसमें मटेरियल थे, लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा सुन नहीं पाया, लेकिन फिर भी क्योंकि वेबिनार बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है, इसके लिए मैं ये कामना करूंगा कि आगे भी बहुत अच्छा से चलते रहे और लोगों का पार्टिसिपेशन रहे इसमें। बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको, और मिस्टर साइकत आपको भी बहुत धन्यवाद, और सारे पार्टिसिपेंट्स जो थे उनको भी मेरा नमस्कार, और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। रंजीत सिन्हा साहब, आप कहाँ पर हैं? मैं कटिहार में हूँ अभी। कटिहार में, बहुत बढ़िया। अब चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत वाणी सुनने का तो बहुत मन कर रहा है, बोलने का भी बहुत मन कर रहा है, लेकिन अपने वाणी को अपने एक्शन में बदलना है ना। कटनी तज करनी करे तो विश्व अमृत होए। हम लोगों को अब एक्शन में आना है, और आज ये साकेत बसु जी और राम मोहन जी ने हम लोगों के सब अंग में आग लगा दिया है, इसलिए कुछ करने की इच्छा हो रही है। और इस तरह से हमारे वेबिनार में जितने लोग आते रहेंगे, चाहे जितना भी उम्र हो, दिल में हौसला होगा तो हमारे ऊपर वाले का सपोर्ट मिलेगा। और हमारी यंग भाविका मैम जो बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा जानकार, वो भी आ गई हैं, बट शी हैज नॉट लिसन्ड एनीथिंग। भाविका मैम, आपका फिर एक क्लास में मैंने आपका एक सेशन रखूंगा। आपने जो पिछले बार जो जानकारी दिया था वो काम आया, और उसका रिकॉर्डिंग बहुत लोग सुन रहे हैं। तो अब मैं चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत वाणी सुनना चाहेंगे। और हाँ भाविका, क्या बोल रही? देर से थोड़ा आई थी, लेकिन मैं YouTube वीडियो से देखूंगी, क्योंकि वो भाविका जी, आपका माइक के पास मुंह ले आइए। हाँ, माइक के पास मुंह रखिए भाविका जी। हेलो, हाँ जी बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही है। हाँ, माइक के पास अपना मुंह रख के बोलिए। हाँ भाविका, आ रही है। हाँ बोलिए। तो काम बहुत काम है, लेकिन सर मुझे सुनना था ये वीडियो, एंड मतलब जो मिस्टर साइकत कुमार बासु का रिकॉर्डिंग, जो भी रिकॉर्डिंग होगा आप वो फॉरवर्ड कर दीजिए, तो वो सुन लेंगे हम। बहुत जल्द। आज मीटिंग में ज्वाइन करना था हमें, सो थोड़ा मिस हो गया काम की वजह से। हमारे विनय शुक्ला जी 1 घंटा में ही आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, और आप जरूर सुनिएगा। जरूरी है, और आपको बहुत सारी देंगे। और आप नए कोई टॉपिक डिसाइड करिएगा, उस पर हम लोग आपका भी सुनेंगे, बिकॉज वी लर्न फ्रॉम यू। अच्छा, तो अब मैं चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत वाणी। चंद्रेश्वर खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि साइकत जी और राम मोहन जी दोनों हैं या नहीं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। वो तो मैं तो हूँ, चंद्रेश्वर जी। थैंक यू। धन्यवाद आपने बताया, और राममोहन साहब ने जो उसमें ऐड किया, कहीं से बहुत तीखी आवाज आ रही है, थोड़ा उसको बंद किया जाए। मेरा आग्रह होगा आपको धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आपने जो ऊर्जा लिया, जो प्रकाश लिया, जो जानकारी दी, थोड़ी जानकारी मैं चाहूंगा कि आप कलेक्ट करके उस पर बोलें।
ये जो रणनीतियां हैं और ये चाल जो है लोगों का, ये बहुत पहले से ऑन है। आप जैसे प्रबुद्ध लोग बाद में आए हैं, राम मोहन जी यदि हैं तो वो अखौरी साहब हैं। 1964 नहीं, राममोहन सर नहीं है, राममोहन सर नहीं है। अच्छा, राममोहन जी नहीं है, वो लग गया। अखौरी साहब हैं। 1964 में एक तरह से आप सभी जानते हैं कि पूरा का पूरा म्यांमार जो है, बर्मा जो है, ब्रह्मद्वीप, म्यांमार जो बना है महामाया, वो पूरे का पूरा भारत था। लेकिन 64 में भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट को, उद्योगपतियों को जिस तरह से भगाया गया और वो लेसन बर्मा को नहीं दिया गया, काफी लूटा गया, तो उस समय से स्थिति जो है वो दूसरी होती चली गई। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग भारत वहां निवास करता है और वो डिसीजन मेकर्स में, हालांकि मिलिट्री रूल के चलते उनका सब कुछ नहीं चलता है, लेकिन वो जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, थोड़ा डर के रह रहे हैं, लेकिन एक भारत वहां है। यदि हम भारतीय एकजुट होकर के भारत में, दूसरा मैं आपके जानकारी के लिए, क्योंकि आप डिगअप कीजिए, उसको खोजिए कि जिस बुरी तरीके से 90s में खास करके आसाम से और नॉर्थ ईस्ट से बिहार और यूपी के लोगों को भगाया गया था और बंगाल के तो बांग्लादेश के लोगों को बसाया गया था, वो एक सिग्नल था। इस पर थोड़ा ध्यान देकर के सोचिए कि ये कैसे हुआ था, क्यों हुआ था और क्यों नहीं उसको रोका गया। ये बातें इतिहास के, कई लोग इसकी चर्चा भी नहीं करते हैं, लेकिन इतिहास उस समय जो किया गया वो आगे की परिकल्पना थी। बांग्लादेश बना, फिर कैसे हाथ से निकल गया। तो सारी चीजों को आप जैसे बर्मन के लोग जो हैं, और आपने बहुत अच्छा अध्ययन किया है, बहुत अच्छा सुझाव दिया है। ये बात निश्चित रूप है, क्षमा शोभता उस भुजंग को जिसके पास गरज हो। ये दिनकर की जो बातें हैं, और ये आज से नहीं है, कि शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुणता, दोनों में पटुता और पाठका मूर्खा क्रियावान सफलता। कि अमिताभ जी जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि भारत, उभरता हुआ भारत किसी को अब भा नहीं रहा है, और भारत तब ही बना है कि भारत भावनाओं का देश। भारतीय स्वभाव से किसी को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन राम को जब कष्ट हुआ तो उन्होंने रावण के साथ में छेड़छाड़ किया। तो आज सैकत जैसे लोग साकेत में बसे, राम थोड़ा दूर भी हो तो भरत उसको चलाए, और भारत में ये शक्ति आ गई है। भारतीयों में जो पहले एक सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स था, आप कनाडा में फील कर रहे होंगे। इफ यू आर फॉर ए वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, you must have witnessed a time when how we were being looked upon in the foreign country, because I have also trained in the 40 other countries. And when I remember 80 and when I see today, Indians were afraid of talking Indian ethos. My subject has been Indian ethos in management. तो अभी नए बढ़ते और घटते भारत में आप जैसे युवाओं का जो योगदान है, और अमिताभ जी, उमेश जी, अखौरी साहब, कुछ यंग
और ओल्ड का जो मिलन हुआ है वो हमें बोल्ड बनाए. ब्रिलियंट प्लस ओल्ड बिकम बोल्ड. तो आई एम इवोकिंग दैट पावर कि सब विद्या विमुक्त है, कि उस तरह से आप भी एक एम्बेसडर हैं कि आपकी भावनाएं बाहर में गूंजे और भावनाओं के इस देश की जब दुनिया उतारने लगेगी आरती तो हम होंगे सच्चे अर्थों में भारत और भारती. अभी वो प्रारंभ हुआ है. आप जैसे ओजस्वी लोगों से ये कामना है, भगवान से ये पूजा है, हमारी ये साधना हो कि हम इन चीजों को अनवरत बढ़ाएं. और दोनों चीजें कि हमारी रणनीति एट द डिप्लोमेसी लेवल के उस लेवल पर and the strategic unity within the nation first. So long nation is seen as divided nation, divided feeling, the other people will take advantage. So I would suggest our brilliant Amitabh ji to have a talk on national integration because we may have different kind of feeling, different kind of religion, different kind of thing. लेकिन हम भारतीय हैं और भारत के रूप में एक एक भारतीय भारत को काम नहीं खींचे, उसको बढ़ाए, ये इस बार यूनिटी थोड़ी देखी गई. तो इसको हम बढ़ाते रहें कि कैसे इंटीग्रेटेड इंडिया will integrate the Southeast Asia. And with the diplomacy, with the economic power, with the military power, and more so the moral and intellectual power, the character power. If these kind of things are combined together, the future is ours. Thank you very much for having a young, bright young man like you, who brings to the point very, very forcefully the experiences of our ambassadors, because they have seen the diplomacy, not just seeing it, but they have used it. So they have the used kind of collective and accumulative, what I call tacit. Now we are in artificial intelligence time, but if we forget the tacit, the experiential knowledge, perhaps AI will kill us. So both the AI, artificial intelligence, combined with emotional and spiritual intelligence, what Nagesh ji was trying to say, if these things are combined, India is very, very strong in all these things, AI, EI, and SI. So I hope that another time we may prepare ourselves for deeply understanding artificial intelligence combined with emotional and spiritual intelligence. Thank you very much for enlightening us. The very many faces which I am saying, we are delighted. When we are delighted, then light comes from our feet. तो हम अंदर से जब प्रबुद्ध और शुद्ध होते हैं और भावनाओं को कार्य में लाते हैं, तो उससे एक नई बातें होती हैं. हम सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने इस सांस्कृतिक धरोहर को समझा है. और जैसा कि अमिताभ जी इसको बोलते हैं कि ये एक सत्संग है और इस सत्संग को हमें जानना है और जीवन में जीना है. बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम और आशीर्वाद. Thank you all so much for giving your time, energy, motion and emotion to the people. Thank you. बहुत अच्छा. हाँ, तो शायद नागेश झा जी कुछ बोलना चाहते हैं, जल्दी से बोल दीजिए. नागेश. हाँ सर, एक लाइन बोला. उमेश सर के लिए ये मैसेज है. उमेश सर, पूरे इंडियन ओशन में मैं बहुत घमंड से कह रहा हूँ, दारों से कह रहा हूँ, अपना भारत का पूरा राज्य है अमेरिका के आशीर्वाद से, अमेरिका के नॉलेज से.
चाइना का अब इंडियन ओशन पर एक छत्र राज नहीं है, और अमेरिका के परमिशन से, अमेरिका के नॉलेज में पूरा, और मॉरिशस में हमारा नया एयरबेस बन रहा है सर। इसलिए इंडियन ओशन में मेरा एक छत्र राज है सर। थैंक यू, यही कहना था सर। थैंक यू। बहुत अच्छा। थैंक यू सर। और अगली अगली आपको एक वार्ता और देनी है सर, हाँ? याद रखिएगा। थैंक हाँ, यू। बहुत अच्छा। अगले शनिवार को आप तैयार रहिए। और एक जो बहुत बड़ा बर्निंग पॉइंट है सीज फायर पर, ये जस्टिफाइड है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, करना उचित है या नहीं, और ये बहुत से लोग इसको अनुचित कर रहे हैं, बहुत से लोग इसको कायराना कर रहे हैं, और बहुत से लोग, और अभी की वर्तमान स्थिति क्या है इस पर हमारे तीन आदमी बोलेंगे। 1 मिनट, तीन आदमी बोलेंगे। साइकिल बासु जी, आप हमारे उस समय चीफ गेस्ट में, स्पेशल गेस्ट भी रहिएगा, और हमारे दोनों एम्बेसडर रहेंगे, और प्रसाद साहब और सारे विद्वान भी रहेंगे, रंजीत सिन्हा जी भी रहेंगे। आज बहुत लोग आए और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा, और बहुत आई ओपनिंग सेशन रहा। हर सेशन हम लोग का इतना सुंदर हो रहा है। 1 मिनट आप बोलना चाहते थे, बोलिए नागेश झा जी। सर सीज फायर नहीं हुआ है सर, नंबर 1। नंबर 2, वो अगले पाकिस्तान, हाँ सर, इसीलिए एक लाइन बोल रहा हूँ सर। पाकिस्तान घर में घुस के रो रहा है सर। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इस पर हम एकदम ओपन डिस्कशन, और खूब बढ़िया। आप लोग तैयार होके भी आइएगा। रंजीत सिन्हा जी जल्दी आ जाइएगा। भाविका मैम, यू शुड ऑल्सो कम, क्योंकि आप भी विद्वानों की श्रेणी में हैं। साकेत बासु, हर्ष जी, आप लोग सब विद्वान है, यंग विद्वान है, तो हमको यंग की भी जरूरत है और एक्सपीरियंस की भी जरूरत है। तो लेट अस मीट नेक्स्ट संडे विथ फुल पावर एंड फुल नॉलेज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रणाम, 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 प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। प्रणाम, प्रणाम। साकेत जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।